कुमार के अंकल की डेथ हो चुकी थी। बहुत अजीब और बहुत दर्दनाक डेथ हुई थी उनकी। वो मर चुके थे। कुमार इस चीज से डिस्टर्ब था। उन्हें चाचा चाचा कहता था, बचपन से देखा था। तो उसके कोई सगे चाचा तो नहीं थे, उन्हें ही चाचा वो कहता था। किसी को कुछ नहीं पता। इन्वेस्टिगेशंस चल करके मामला भी ठंडा पड़ गया। एक ठंडे बस्ते में मामला बंद हो गया कि बाद में कभी देखेंगे कि इस केस का क्या होता है। सब लोग यही सोच रहे थे कि उस शख्स की मौत कैसे हुई, क्योंकि वो मर्डर था, क्लियर मर्डर। बाद में सभी लोग इस चीज को भूल गए। कुछ 1-1.5 महीने बीत गए इधर और सब लोग भूल गए। कुमार भी अपनी जिंदगी में वापस आ चुका था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुमार अपने साथ में क्या चीज लेकर के आया है, क्या ऐसी भयानक चीज लाया है जो यहां पर उसके पूरे परिवार को तबाह करने वाली थी। और कुमार को भी अंदाजा नहीं था कि उसके परिवार ने कितने बड़े यहां पे कांड कर रखे हैं। 1 महीने के बाद में कुमार काफी अजीब बिहेव करने लगा। ये उसकी मॉम ने देखा था। अब कुमार का बिहेवियर मैंने बताया था कि वो एक प्रैंकस्टर था। इसी के साथ में जो प्रैंकस्टर लोग होते हैं थोड़े एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, यानी कि लोगों से घुलना मिलना ये इनका रहता है। कुमार के भी यार दोस्त काफी थे। कुमार अब अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता, ऐसे बिहेव नहीं करता कि कुछ खाएगा नहीं, खा लेगा। आप उसे पूजा पाठ के लिए बुलाओगे तो आ जाएगा, मगर अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होता था। ऐसा लगता था कि जैसे ये इंसान बेजान है। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद अपने चाचा की डेथ के चलते ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये गलतफहमी भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी दूर होने वाली थी। अब कुमार क्या करता, कमरे में बैठा रहता, चुपचाप बैठा रहता, और उसके कमरे से किसी लड़की की हंसने की आवाज आती। और वो आवाज जो थी वो किसी बच्ची की थी, किसी अडल्ट वुमेन की नहीं। ऐसा लगता कि कोई बच्ची उसके साथ खेल रही है। अब कुमार ने अपनी मॉम को बताया था कि गोवा में वो एक लड़की से मिला था और वो बच्ची जो थी वो काफी ज्यादा प्यारी थी। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसे देख लीजिए। उसे देख रखा है तो इस पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं। कुमार की मॉम इन सब चीजों में काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस थी और वो मानती थी कि जरूर इस लड़के ने कोई ना कोई गुल खिलाया है। अब उनको तो यही लगता था कि लड़का मध्य प्रदेश नहीं गया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से फैक्ट चेक पूरा कर लिया, लेकिन ये लड़की वाली बात जो कुमार ने अपने पेट से बनाई थी, क्योंकि वो तो कहीं किसी लड़की से मिला ही नहीं था वहां पर, ये बात कहीं ना कहीं सच हो गई थी। वो अचानक से कुमार के कमरे में एंटर करती हैं और कहती हैं, तू किससे बात कर रहा है? मैंने अभी अभी सुना तू किसी लड़की से बात कर रहा है। कहां है वो लड़की? मुझे मिलवा उससे। उसने कहा, मम्मी मैं तो किसी लड़की से बात कर ही नहीं रहा। कुमार की मॉम ने कहा, देख तू पागलपने की हरकतें मत कर। मैंने साफ सुना है यहां पे कोई लड़की थी और मैंने उसकी आवाज को फील किया है। वो घूम करके यहां पे देखने लगी कि कोई होगा, शायद बाथरूम वगैरह में छुपा होगा। इतने में पीछे से उनकी एक आवाज आई। ये आवाज जानी पहचानी थी। अब इस आवाज में जाना पहचाना सा क्या भाई, ये तो बहुत लोग करते हैं। वो एकदम से पलटी। उन्होंने कहा, कुमार ये ताली तूने बजाई? उसने एक कोने पर देखा और कहा, हां मैंने बजाई। उन्होंने कहा, लेकिन तू तो कभी ताली नहीं बजाता, ये तेरे बिहेवियर को क्या हो रहा है? मुझे कहीं ना कहीं तेरे पे शक हो रहा है कि तूने कुछ गलत चीज को तो नहीं छू लिया। देख तेरा काम इस तरीके का है और मुझे लगता है कि तूने किसी मूर्ति वगैरह को छू लिया है जिसके चलते ये सब हो रहा है। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा शक कर रही हो। उसकी मॉम चली गई और उन्होंने यहाँ पे प्रणव को कॉल कर ही लिया। उन्होंने प्रणव से कहा, बेटा मुझे सच सच बता दे, तुझे कसम है तेरी दोस्ती की, कि तू गोवा गया था कि मध्य प्रदेश। प्रणव इस बात को सुनकर के काफी हैरान, क्योंकि बार बार उसकी मॉम यही बात बोलती कि तू मध्य प्रदेश गया था कि गोवा, जबकि बात काफी ज्यादा अपनी तरफ से उसने संभाल ली थी, फिर भी वो ये बात बोलती। लेकिन इस बार भी प्रणव ने कह दिया, आंटी दोस्ती की कसम मैं मध्य प्रदेश नहीं गया और ना ये गया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उसने कहा, बेटा
जब हम लोग वहां से आए थे तो एक चीज थी जो वहां पर छूट गई थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चीज या वो शख्स हमारे साथ है। अब ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कुमार बिहेव कर रहा है वो बिहेवियर उसका नहीं है। और कोई इंसान इतने लंबे वक्त तक प्रैंक नहीं कर सकता। और उसके चाचा की अभी डेथ हुई है 1 महीने पहले। ये कोई मजाक नहीं है और वो ऐसा मजाक कभी नहीं करेगा। प्रणव भी इस बात को सुन के थोड़ा सीरियस था, लेकिन उसने यहां पर फिर भी सच नहीं बताया क्योंकि कुमार के लिए वो ज्यादा डेडिकेटेड था। कुमार की मॉम को अभी भी उसके कमरे से आवाजें आती थी। एक छोटी बच्ची कुछ यहां पर 2 साल के आसपास की या उससे भी कम, वो उसके कमरे में जैसे घूम रही हो और इसी के साथ साथ उसके पास कुछ खिलौने हो। अब खिलौने कभी भी उन्होंने कुमार के कमरे में नहीं देखे थे। और एक 32 साल के आदमी के रूम में खिलौनों का क्या मतलब भाई? ना वो आदमी मैरिड है तो बच्चे भी नहीं है उसके। तो काफी अजीब बात थी, ये आवाजें आती थी। एक बार को तो उन्हें लगा कि ये मेरा वहम है, मैं ज्यादा ही सोच रही हूं और मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद से जो उसके चाचा, मुंह बोले चाचा जिनकी डेथ हो गई है, उनकी डेथ का असर मेरे पे ज्यादा हो गया और कुमार पे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि छोड़ो, ये जो भी बात है छोड़ो। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुमार अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है जब से वो गोवा से आया है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर तुम कहती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए एक पूजा रखवा लेते हैं। अब इतने वक्त से हम इधर रह रहे हैं, एक पंडित को हम जानते हैं, फैमिली पंडित की तरह ही है वो, उसको कह करके पूजा रखवा लेते हैं। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, तुम्हारे मन की भी तसल्ली, और कल को अगर कोई ना कोई दिक्कत हुई तो पकड़ में आ ही जाएगी, तो कोई टेंशन की तो बात नहीं है। कुमार की मॉम ने कहा बात ठीक है। उन्होंने कुमार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कल को ये लड़का ये ना कह दे कि मुझे ऑफिस जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, और ये पूजा अटेंड ना करे। उस दिन जब यहां पर पूजा होने वाली थी तो कुमार ऑफिस नहीं गया था। वैसे ही संडे था तो ऑफिस उसका बंद था। 10 बजे के आसपास उसकी आंख खुली और आंख उसकी खुली एक अनजान आवाज से जो बाहर से आ रही थी। पंडित आ चुके थे, 2-3 पंडित थे, हवन सामग्री सारी रखी हुई थी और वो ऐसे जागा जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। वो एकदम से उसने आंखें खोली और उसने किसी को कहा जाकर बालकनी में छुप जाओ, वहां मैं उसे नहीं आने दूंगा। ये उसने किसी को बोला और इतने में एक साया उसके पीछे से जाकर बालकनी में चला गया। कुमार के रूम में वो पंडित आया और उसने कहा कि बेटा, तुम्हारी मां मुझे बता रही है तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो, मुझे तुम्हारे रूम की जांच पड़ताल करनी है, जरा अपना रूम दिखाओ। उन्होंने रूम को देखा, हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। पंडित बालकनी की तरफ जा रहा था। कुमार की चोरी शायद पकड़ी जाती या फिर वो आत्मा जो थी वो पकड़ी जाती। कुमार ने इतने में ही बात को घुमाया, क्योंकि वो इन चीजों में एक्सपर्ट था। उसने बात घुमाई और कहा पंडित जी, मुझे ऊपर वाले कमरे से किसी खटपट की आवाज आ रही है, एक बार चलिए। अब पंडित ने उसकी बात को माना, वो फटाफट से लेकर के गया, लेकिन ऊपर कुछ था ही नहीं। वहां पे उसने 5-7 मिनट बर्बाद कर दिए। पंडित नीचे आया और उसने कहा ऊपर तो कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस घर में कुछ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार को बालकनी चेक कर लेता हूं। वो बालकनी चेक करने के लिए जब जा रहे थे, कुमार ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा आप जाइए। इसका मतलब साफ था कि वो जो आत्मा उस वक्त पर घर में थी वो यहां से जा चुकी थी, वो उस घर में नहीं थी, जिसके चलते पंडित उसे ट्रेस कर पाता। या ये भी कह सकते हैं कि पंडित इतना ज्ञानी नहीं था कि उस आत्मा को पकड़ पाए, क्योंकि अच्छे जो पंडित होते हैं या अच्छे जो इधर तांत्रिक वगैरह होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि भाई इधर कोई ना कोई दिक्कत है, तो वो काफी दूर से इस चीज को समझ जाते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाया। उसने उसकी मॉम को कह दिया कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके मन का वहम है, फिर भी आप अगर ये बात कहती हैं तो एक हवन करवा लो, घर की शुद्धि हो जाएगी। हवन हुआ, बिल्कुल सही तरीके से हुआ। कुमार ने कोई इधर अजीब हरकतें नहीं करी।
घर वाले समझ चुके थे कि गलती हमारी थी। ये चीज बस गई थी, उसकी मॉम के चेहरे पर एक खुशी आई ही थी, एक स्माइल आई थी कि इतने में कुमार के जो पापा थे उनके एक और दोस्त का यहाँ पे कॉल आया और उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई शख्स मुझे मारना चाहता है और मुझे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, ऐसी लड़की जो महज यहाँ पे 2-3 साल की होगी या उससे कम। मुझे पता नहीं कि वो लड़की मुझसे चाहती क्या है, ना तो वो कुछ बोलती, ना उसका कोई चेहरा है, बस एक फिगर है और एक इंसान की फिगर है, कुछ 5 फुट 10 इंच के आसपास का आदमी और ऐसी 2-3 साल की बच्ची। वो रोज मेरे सपने में आते हैं और मुझे कहते हैं, तुझे भुगतना होगा, जो भी गलत तूने किया है उसकी सजा तो तुझे मिलेगी और इस सजा से तू बच नहीं सकता, तू लाख कोशिश कर ले। अब वो जो शख्स था उसका नाम था यहाँ पे विकास, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। विकास अब अजीब तरीके से बर्ताव करता, घर वाले इस चीज को देखते थे, वो भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता और बस एक चीज बोलता, मुझे माफ कर दो, तुम जो भी हो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे याद भी नहीं मैंने कुछ ऐसा किया, मुझे माफ कर दो। और दीवार को देख के कुछ ना कुछ बोलता रहता। अंधेरे में, सुबह, दोपहर, हमेशा उसका यही रोना चालू था और अपनी बीवी को कहता, इन आवाजों को बंद करवा दो, ये आवाजें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, इन आवाजों को बंद करवा दो, अगर ये बंद नहीं हुई तो मैं अपने कान के पर्दे फाड़ लूंगा, इन आवाजों को बंद कराओ, कुछ भी कर दो, जहां जाना है वहां ले चलो मुझे, मैं चलूंगा, लेकिन ये आवाजें मेरे से दूर करो। उसकी वाइफ को बड़ा अजीब लगता था कि आखिर ये चीज क्या है। कुमार के घर वालों को भी लगा कि हमारे एंड से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सब कुछ सही था। वो कुमार को लेकर के मिलने के लिए गए। कुमार विकास से बहुत अच्छे से मिला। अंकल क्या हो गया आपको, क्या हो गया? वो कह रहा, बेटा मुझे नहीं पता, एक बच्ची दिखाई देती है, एक आदमी दिखाई देता है, वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी क्या गलती है, मुझे कुछ नहीं पता। उन लोगों ने उसके ऊपर कुछ उतारा वगैरह भी करवाया और किसी पंडित वगैरह पर लेकर के नहीं गए, क्योंकि कोई पंडित या फिर कोई भी इधर बाबा वगैरह उनकी नजर में नहीं था। कुमार के परिवार में इशू चल रहा था, उन्होंने भी करवा लिया था ये काम, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे उतारा वगैरह करवा लेते हैं, देखते हैं उससे कुछ हो जाए। तो घर में नॉर्मल वगैरह थोड़ा बहुत लोगों की नजरों से छुप छुपा करके, ताकि बदनामी ना हो कि एक इंसान पागल होता जा रहा है, उसका कुछ उतारा वगैरह करवाया, बट उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एक रात कुमार के पापा पे उस आदमी का कॉल आता है। वो आदमी घबराया हुआ था, उसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि मानो ये आदमी 10 किलोमीटर दौड़ के आ रहा हो। हाँफ रहा था वो, और उसने कहा, तुझे याद है, तुझे याद है हमने उस दिन क्या किया था? तो तुझे अच्छे से याद है ना? भाई वो वापस आ गई। और इतने में ही कुमार के फादर को यह आवाज आई कि उस आदमी का गला यहां पे घुट गया। वो एकदम से रुक गए। उन्होंने कहा, हेलो विकास, विकास क्या हुआ? विकास बोल, क्या हुआ? विकास कुछ नहीं बोल रहा था, फोन कट चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी ने घोंट दिया है। उन्होंने उसकी वाइफ को कॉल किया और कहा कि विकास के कमरे में कुछ अजीब है, जाकर के देखो कि विकास ठीक है नहीं। उन्होंने कहा, विकास तो मेरे साथ सो रहा था, अभी सो रहा था, लेकिन उस वक्त पर वो वहां पर नहीं था। उनके पास में एक गेस्ट रूम भी था, तो उसने कहा मैं गेस्ट रूम में चेक करती हूँ। गेस्ट रूम अंदर से बंद था। उसकी वाइफ वहीं रोने लगी, और होता भी है कि लड़कियां जल्दी घबरा भी जाती हैं, प्रॉब्लम देख करके अचानक से सहम जाती। वो रो पड़ी। उसने कहा, आप बताइए क्या हुआ, क्या हुआ? उसे लगा कि अगर मैंने इसको बता दिया तो कहीं ये सदमा ना खा जाए। उन्होंने कहा, मैं आता हूँ। आ गए वो, कुछ 15 मिनट की दूरी पर ही घर था, वो आ गए और उन्होंने कहा कि तुम दरवाजे को खटखटाती रहना। अगर वो ये बात बोल देते कि वो आदमी फांसी लगाने वाला है, तो शायद वो किस तरीके से रिएक्ट करती, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता था कि वो बच भी जाता, लेकिन वो फांसी भी लगाने वाला था या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइन कट गई हो, जिसके चलते ऐसी आवाज आ रही हो। अब इसके चलते वो ये बोल दे कि भाई फांसी लगा ली उस आदमी ने, और ऐसा ना हुआ हो तो उनकी बदनामी होगी। उनका सोचना शायद अपनी जगह पे सही हो या नहीं। वो वहां पे पहुंचे
और रूम को तोड़ा गया। रूम को तोड़ करके जो उन्होंने देखा, ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। अगर उस इंसान ने फांसी लगाई होती तो भी ठीक था। उस आदमी ने सिर्फ फांसी नहीं लगाई थी, उसके हाथ थे पीछे बंधे हुए, उसकी जबान थी यहां पे कटी हुई और उसकी एक आंख यहां पे डैमेज थी। देख करके ये लग रहा था कि किसी ने इसका मर्डर किया और उसके बाद में फांसी के फंदे पर। कोई डेथ नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन एक बात उस आदमी ने कही थी कि मरने से पहले मुझे आसपास क्रॉस ज्यादा दिखाई देता है, और वो क्रॉस बिल्कुल आम है, ऐसा नहीं कि हर जगह दिख रहा हो। ये क्रॉस वाली बात उनके पुराने दोस्त के साथ भी हुई थी जो मरा था, इस वाले दोस्त के साथ भी हुई थी। अब एक बात पे आपने गौर किया कि अगर कुमार के परिवार ने सारे गुल यहां पर खिलाए थे, सारे कांड किए थे, तो अभी तक कुमार के परिवार के साथ गलत क्यों नहीं हुआ? कुमार के पापा के दोनों दोस्त मर गए, उनको एक आंच तक नहीं आई, ना कुमार की मॉम को ना कुमार को। बड़ी अजीब बात है, जबकि मैं शुरुआत से ये बात बोलता आ रहा हूं कि कुमार की फैमिली ने एक बहुत बड़ा कांड किया है, डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इससे। अपने आप में बहुत अजीब बात है ये। उनके फादर को जब ये बात याद आई और ये बात उनके दिमाग में टिक करने लगी, उन्होंने उस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया। अब ये जो कांड उनकी फैमिली ने किया था, ये किया भी 28 साल पहले था। अब 28 साल में लोग काफी चीजें भूल भी जाते हैं, और उनकी उम्र भी थी, काफी बूढ़े भी थे वो, तो ये चीज शायद उनके दिमाग से निकल गई होगी। लेकिन उन्होंने कुमार से इसका जिक्र किया था, अपनी वाइफ से नहीं, कि मेरे दोस्त को यहां पर क्रॉस दिखाई देता है। और कुमार की आप हालत जानते हैं, वो कभी भी इस चीज को अपनी मॉम को नहीं बताता। उसके दोस्त का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद में वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वही सब कुछ, किसी को कुछ नहीं मिला। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो बोरिंग हो जाएगी कहानी। किसी को कुछ नहीं मिला। ये बात सच हो चुकी थी कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो इन लोगों को मार रहा है, और क्यों मार रहा है ये किसी को नहीं पता। ना कोई डेथ नोट, ना कोई पुरानी दुश्मनी। कुमार के फादर इस चीज को देख करके काफी डर गए और उन्हें लगता था कि कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहीं से कहीं तक इन तारों को जोड़ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चक्कर है क्या। उन्हें लगा हमें किसी अघोरी की मदद लेनी पड़ेगी जो यहां पे काले जादू में एक्सपर्ट हो। वो और उनका एक और दोस्त, ये दोनों मिलकर के गए एक अघोरी के पास में, और अघोरी को कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, कुछ दिनों से हमारे दोस्त यहां पे मर रहे हैं। अघोरी ने कहा कुछ अजीब हुआ आपके घर में? अब अजीब तो हुआ था कुमार की हालत, लेकिन ये कभी उन्होंने ना तो डायरेक्टली देखा था और अपने एंड से इधर उन्होंने पूजा पाठ भी करवा लिया। तो उन्होंने कहा नहीं। कुछ अजीब खाया था आपने? नहीं। कोई टोटका छुआ था? नहीं। किसी से पुरानी दुश्मनी? नहीं। हर एक सवाल का जवाब ना में वो दोनों दिए जा रहे हैं। अघोरी समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है, ये लोग पूरी बात नहीं बता रहे। उसने कहा देखो महाराज, मुझे सच बताओ कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी शक्ति है जो यहां पे तुम्हारा पीछा कर रही है, और वो जो चीज है वो तुमसे बदला चाहती है। तुम याद करो कुछ हुआ था कैसा। अब कुमार के फादर को ये चीज याद थी कि विकास का जब कॉल आया था तो उसने कहा था तुझे याद है 28 साल पहले हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया था। उन्होंने अघोरी के सामने हाथ जोड़े और साफ कहा, अभी भी देखिए उस आदमी का आप शातिरपना देखिए। उसने कहा महाराज मैं आपको सच नहीं बता सकता, आप ये बात जान लीजिए हमारे साथ कोई दिक्कत चल रही है। मुझे नहीं पता वो दिक्कत पुरानी है कि नहीं, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं ना मैं आपको सच बता सकता ना ये, आप मदद कर सकते हो तो बोल दो। उन्होंने कहा अगर आप सच छुपाएंगे और कुछ ऐसा आपने काम किया है जिसके चलते किसी का दिल दुखा है और वो शख्स वापस से जाग गया
तो जब तक मुझे सच नहीं पता चल पाएगा मैं मदद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आप नहीं करेंगे? उसने मना कर दिया। वो दोनों उठ के चले गए। ये बात वो लोग छुपाए ही जा रहे थे, वो अभी भी बताने को तैयार नहीं थे, जबकि मौत सर पे नाच रही है तब भी वो बताने को तैयार नहीं। न जाने किसने उनको अघोरी के पास जाते हुए देख लिया और ये बात फैल गई कि भाई ये आदमी जो है ये काला जादू वगैरह करता है और इसी ने शायद अपने दोनों दोस्तों को मरवाया है। उन दोनों पर यहां पर सुई घूमने लग गई कि इन दोनों ने मरवाया है। उन लोगों ने अपनी तरफ से सफाई दी कि भाई हम अघोरी के पास इसलिए गए थे ताकि हम लोग जो है यहाँ पे बच सकें, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये लोग काले जादू में इन्वॉल्व हैं और इन्होंने ही मरवाया है। लेकिन ये शक भी बेबुनियाद था, क्योंकि कोई दुश्मनी उन दोनों की उन दोनों लोगों से नहीं थी जो मर चुके थे। विकास और इसी के साथ साथ पहला जो एक चाचा था उससे कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। अब बारी थी उनके तीसरे दोस्त की। वो भी अब यही बात बोलने लगा कि मुझे सपने में ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में वो बहुत अजीब चीज करने लगा। वो अपने आप को नोचने लगा, अपने शरीर को नोचता था वो, और उसके बाद में जो जख्म होते हैं उनके ऊपर नमक छिड़कता और नमक छिड़क करके हंसता और कहता मैंने सबसे ज्यादा गलत किया है तो मेरे को मिलेगी सबसे ज्यादा सजा, क्योंकि इसका हकदार मैं हूं। और ये उसकी वाइफ और उसके बच्चे देखते। वो लोग समझ गए थे कि कहीं पर भी ले जाओ इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनसे कोई बात नहीं छुपी थी, उनको पता था कि दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ है। उन लोगों ने भी यही सोचा कि इस इंसान को बांध करके रख देते हैं। अगर बांध करके रखेंगे तो कम से कम अपने आप को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब तक हम लोग कोई उपाय ढूंढ लेंगे। उसको उन्होंने एक बार एक कमरे में बांध दिया और बांध करके रख दिया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे किसी ने उनको बताया कि हिमाचल प्रदेश में एक बाबा रहते हैं और उन बाबा से कांटेक्ट करो। उनका कोई फोन नंबर वगैरह नहीं था और कहा जाता था कि ये जंगल और पहाड़ों में मिलेंगे आपको, वहां पे जाओ। लोकेशन उनको पता थी। उन लोगों ने गाड़ी अपनी पकड़ी और सोचा कि मैक्सिमम एक दिन या हद से हद कल तक हम लोग आ जाएंगे। वो लोग गए और बाबा ने उनको बस यही बात बोली कि उस शख्स को यहाँ पे लेकर के आओ, और इसी के साथ में जो कुमार के फादर हैं उन्हें भी, तभी जाकर के मैं किसी की कोई मदद कर पाऊंगा। वो घर पे आए और उन्होंने सोचा कि चलो अब जाकर के फाइनली हम इस इंसान को बचा पाएंगे। वो उसके कमरे में गए तो उधर उन्होंने देखा कि उस आदमी का सर फटा हुआ है। इसी के साथ में उसके मुंह को किसी ने खरोच रखा है, उसके चेहरे पर भी किसी ने क्रॉस बना रखा है, और इसी के साथ साथ उसके मुंह पर भी किसी के पैरों के निशान हैं। अब दो कत्ल जो हुए थे वो लगभग सेम तरीके से थे, सिर्फ एक कत्ल जो विकास का था वो अलग हुआ था। उस इंसान ने फांसी लगाई थी। उन्होंने यहाँ पे पूछा कि भाई क्या हुआ। बहुत इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई। कुमार के फादर से बात की गई कि मरने से पहले कहीं इसने कॉल तो नहीं करी थी, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं करी। वो आदमी घर में बंधे बंधे मर गया। कहते हैं ना जिसकी मौत आनी हो तो वो आ ही जाएगी। शायद वो उठा होगा, उठ करके उसने अपना सर इधर दीवार में दे दे के मारा होगा, जिसके चलते वो मर गया हो। लेकिन ये बात भी ठीक है, चलो मान ली, लेकिन उसके मुंह को खरोचा किसने? वो पंजों के निशान आदमी के ही थे। किसी ने उस इंसान का यहाँ पे मर्डर किया था, लेकिन पहले की तरह से ही इस बार भी मर्डरर सामने नहीं आया। वो लोग काफी डर गए कि आखिर ये चक्कर चल क्या रहा है। कुमार के फादर की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन अभी भी ना तो कुमार के फादर और ना ही उनकी मॉम कुमार को सच बताने को तैयार कि हमने क्या किया है। वो इंसान बस ये बात बोला करता था कि मुझे भी सपना आता था, मुझे भी सपने में वो दोनों शख्स दिखाई देते हैं और वो मुझे मारना चाहते हैं। ये बात वो बोलता था। उसका भी अंतिम संस्कार किया गया। सारी बातें ठंडी हो गई। 15-20 दिन बाद मामला अपने आप ही ठंडा पड़ गया। इसके बाद में अब बारी आई कुमार के फादर की। कुमार के फादर को एक आवाज आती है और आवाज में एक छोटी बच्ची उनसे कहती है, अगला नंबर आपका है, मैं आपको भी मार दूंगी, बच सको तो बच लो, जहां जाओगे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ आएगी, मुझे पकड़ना चाहोगे पकड़ नहीं पाओगे, आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है,
आप बहुत गंदी मौत मरोगे, आप बच नहीं सकते। इसी के साथ में उनको एक फ्लैश दिखाई देता है, मतलब कहते हैं ना कि एक गुमशुदा सा जो इंसान होता है जिसको आप काफी वक्त से जानते नहीं है, उसका एक चेहरा उन्हें दिखाई देता है। और वो सपना देख रहे थे, सपना देखते देखते उन्होंने आंख खोली तो उन्हें दिखाई दिया कि एक 2 साल की लड़की एक टेडी बियर के साथ में उनके सामने खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा है और तब भी वो लड़की हंस रही है, और हंस करके सिर्फ इशारे में ऐसे कर रही है और कह रही है अगला नंबर तुम्हारा। इसी के साथ में उनको ये भी दिखाई दिया कि उनका बेटा उस लड़की के सर पे हाथ फेर रहा है और उसे सहला रहा है। उन्होंने जैसे ये चीज देखी वो उठ करके भागे और उन्होंने अपने बेटे को चेक किया, वो सो रहा था। और इसी के साथ में उन्होंने अपनी वाइफ को सारी बात बताई। जैसे ही उनकी वाइफ ने ये बात सुनी, उनकी वाइफ की आंखें अपने आप बड़ी हो गई। उन्होंने कहा ये चीज मुमकिन हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कुमार के कमरे में गए और कुमार को जगाने ही वाले थे कि इतने में उनके पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज जब उन्होंने सुनी, उनके पैर वहीं जम गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें और इस शक्ति से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। एक 2 साल की बच्ची, सिर्फ एक 2-3 साल की बच्ची इतनी भयानक साबित हुई कि उसने यहां पर इतने लोगों को मरवा दिया, और वो साफ धमकी दे रही है कुमार के फादर को कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब तक उन्हें लगता था कि शायद वो बच जाएंगे, उनके दोस्तों ने कुछ कांड किया होगा। उनको कभी भी उस लड़की का चेहरा या उसके साथ में वो जो टॉय था वो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आज उन्हें साफ साफ वो चीज दिखाई दी, और ये भी दिखाई दिया कि उनका बेटा उसके साथ में खड़ा था, जबकि उनका बेटा जिंदा था, वो मरा हुआ नहीं था। न जाने वो ऐसी कौन सी चीज थी जो वो छुपाए बैठे थे, और एक महज 2 साल की बच्ची के आ जाने से वो इतना डर गए। इसके आगे जो हुआ वो मैं आपको इस वीडियो के फाइनल पार्ट में कल आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि महज एक 2 साल की बच्ची को देख करके ही कुमार के फादर के पैर जम गए। कुमार की मॉम को विश्वास नहीं हुआ कि वो कैसे वापस आ सकती है। एक 2 साल की बच्ची से इतना डर, और उस बच्ची ने इतना कुछ कर दिया, यहाँ पे इतने लोगों को मरवा दिया। न जाने ऐसा क्या पाप किया था उन लोगों ने और कुमार के फादर ने, जिसके चलते वो उनके पीछे आ गई। मैंने कहा था ना कहानी की शुरुआत में, फर्स्ट पार्ट में, कि कर्म ऐसे होते हैं कि वो घूम करके वापस आपके सामने आ ही जाएंगे। आप चाहे कितना ही भाग लो अपने कर्मों से, कर्मों की सजा तो मिलेगी। जो बोया है वो तो पाओगे ही। ऐसा ही कुछ होने वाला था, और आपको अब मालूम चलेगा कि किस तरीके से वो लोग इस सिचुएशन से बच भी पाए कि नहीं। ये सब कुछ आपको फाइनल पार्ट के अंदर मैं कल बताऊंगा। बाकी अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। आपकी स्टोरी जैसे ही मुझे मिलेगी उस पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजें, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मिलता हूं कल इस वीडियो के फाइनल पार्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।